साथियों, जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टीडीएस रेट्स के बारे में। तो टीडीएस के लिए आपको जो कंप्लाइंस करना होता है वो आपके लिए एक मस्ट रिक्वायरमेंट है। अगर आप उसको कंप्लाई नहीं करते हैं, मतलब जहाँ पर टीडीएस की डिडक्शन होनी चाहिए वहाँ पर टीडीएस की डिडक्शन नहीं करते हैं, या फिर टीडीएस की डिडक्शन आपने कर ली, आप उसको लेट डिपॉजिट करते हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ लेट फीस, पेनल्टी, इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ती है। वहीं इसकी टाइमली आपको क्वार्टरली रिटर्न भी फाइल करनी पड़ती है। अगर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं उसके बाद आपको विदिन 15 डेज़ मीन्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग से विदिन 15 डेज़ के अंदर आपको जो फॉर्म 16A है या फॉर्म 16A वगैरह जो है वो आपको टाइमली इशू भी करने होते हैं। अदरवाइज़ आपको 100 रुपीज़ पर डे की पेनल्टी लगती है, या आप बोल सकते हैं इंटरेस्ट लगता है, फ़ाइन लगता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, टीडीएस की कंप्लाइंस को ज़रूर मेंटेन करके चलें, ताकि आपको इस तरीके की लेट फीस इंटरेस्ट से जो है वो छुटकारा मिल सके। तो चलिए देखते हैं टीडीएस के रेट्स क्या रहने वाले हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 192 की बात करूँ तो सेक्शन 192 का जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल होता है सैलरीज़ के ऊपर। मीन्स यहाँ पर जो आपका टीडीएस की डिडक्शन होती है वो इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग होती है। ये डिपेंड करता है वेदर एम्प्लॉय चूज़ द ओल्ड और न्यू टैक्स रेजिम, देयर इज़ नो फिक्स परसेंटेज। मीन्स आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आपका एम्प्लॉयर ही आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा, तो यहाँ पर कोई फिक्स परसेंटेज तो होती नहीं है, आपका इनकम टैक्स का स्लैब एप्लीकेबल हो जाता है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम चूज़ करेंगे तो ओल्ड टैक्स के अकॉर्डिंग होगा, न्यू टैक्स रिजीम चूज़ करेंगे तो न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ही आपका एम्प्लॉयर आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा और गवर्नमेंट को जमा करा देगा। उसके बाद आपको फॉर्म 16 इशू कर देगा फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद। अगर वहीं बात करूँ सेक्शन 194C के अंदर क्या है, जो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की जाती है उसकी टीडीएस की डिडक्शन की जाती है। तो यहाँ पर देखिए एक थ्रेशोल्ड लिमिट है टीडीएस डिडक्ट करने की। अगर आपका सिंगल बिल है और 30,000 रुपये या 30,000 रुपये से ज़्यादा है तो टीडीएस की डिडक्शन होती है, या फिर 1 लाख इन ए फाइनेंशियल ईयर, या पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपये से ज़्यादा होता है। अब सपोज़ करें आपके 20-20 हज़ार के बिल थे और आपका टोटल अमाउंट 20-20 हज़ार के 4 बिल हुए 80,000 रुपये बना, तो इसलिए आपका सिंगल बिल 20,000 से 30,000 से ज़्यादा नहीं था और ओवरऑल अमाउंट भी 1 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं गई, तो उस केस में फिर आपका कोई भी टीडीएस का डिडक्शन नहीं किया जाएगा। अब टीडीएस रेट जो एप्लीकेबल होता है, अगर कॉन्ट्रैक्टर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या इंडिविजुअल है तो 1% की टीडीएस की रिडक्शन की जाएगी। अगर कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है, फर्म है, या कोई भी और पर्सन है अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, तो 2% की टीडीएस की रिडक्शन कर दी जाएगी, उसके बाद ही उसको पेमेंट की जाएगी। इसके बाद अगर हम देखते हैं कमीशन और ब्रोकरेज, तो सेक्शन 194 के एच के अंदर जो कमीशन और ब्रोकरेज की लिमिट है 20,000 की लिमिट है। अगर एक साल के अंदर 20,000 से ज़्यादा की कमीशन या ब्रोकरेज आती है तो वहाँ पर भी 2% की टीडीएस की रिडक्शन कर ली जाएगी। यहाँ पर पर्सन कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, नॉन कंपनी, कोई भी पर्सन। वहीं रेंट की बात करूँ तो सेक्शन 194I के अंदर रेंट की रिडक्शन की जाती है। तो लास्ट बजट के अंदर क्या गया था, ये जो लिमिट है 50,000 रुपये की, इसको इंक्रीज़ कर दिया गया था। मीन्स जो पहले जो लिमिट थी वो कम लिमिट थी, 20,000 रुपये पर मंथ थी, इसको बढ़ाकर 50,000 रुपये पर मंथ कर दिया गया था। तो आप बोल सकते हैं जो पर ईयर की लिमिट थी वो 2,40,000 रुपये थी, उसको बढ़ाकर जो है 6 लाख रुपये पर मंथ कर दिया गया। तो अब अगर आपका रेंट की टीडीएस की रिडक्शन की जाएगी, अगर आपको कोई रेंट की पेमेंट होती है और वो रेंट की अमाउंट 6 लाख रुपये से ज़्यादा है तो वहाँ पर टीडीएस की रिडक्शन की जाएगी 2% के हिसाब से। अगर जो रेंट पर दी गई जो वस्तु थी वो प्लांट एंड मशीनरी थी, अगर लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर है तो उस केस में 10% की टीडीएस की रिडक्शन कर दी जाएगी और उसके बाद ही आपको पेमेंट की जाएगी। वहीं अगर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी की बात करूँ तो सेक्शन 194I के अंदर अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, उसकी वैल्यू 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा की है, या आप बोल सकते हैं कोई प्रॉपर्टी अगर सेल कर रहा है व्यक्ति और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो बायर है वो जो पेमेंट करेगा वो 1% की टीडीएस की रिडक्शन करने के बाद ही पेमेंट करेगा। तो यहाँ पर भी देखिए इस तरीके से टीडीएस की रिडक्शन हो जाती है इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज़ करने पर। वहीं कैश विड्रॉल के लिए सेक्शन 194N है। अगर आपने कैश विड्रॉल किया है नॉर्मल केसेस में 1 करोड़ से ज़्यादा, या फिर कॉर्पोरेटिव बैंक केसेस में 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा, तो वहाँ पर भी 2% की टीडीएस की रिडक्शन कर ली जाती है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जैसे लॉटरी विनिंग हो गया, सेक्शन 194B के अंदर 30% की रिडक्शन कर दी जाती है। यहाँ पर भी किसी भी तरीके की बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलता नहीं है आपको। ऑनलाइन गेम्स वगैरह हो गया, सेक्शन 194BA के अंदर यहाँ पर भी 30% की रिडक्शन कर ली जाती है। इंश्योरेंस कमीशन वगैरह सेक्शन 194D के अंदर जो रेट होता है वो 2%, 10%, वो डिपेंड करता है कि आपका रिसिपिएंट टाइप क्या है। ई कॉमर्स पेमेंट में सेक्शन 194O के अंदर 0.1%। इसके अलावा एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था शायद 2 या 3 साल पहले, पर पर्क्स के ऊपर या बेनिफिट जो आपको मिलते हैं कंपनी के अंदर, वहाँ पर सेक्शन 194R के अंदर 10% की टीडीएस की रिडक्शन कर ली जाती है। इसके अलावा अगर मैं टीडीएस रूल्स की बात करूँ, अब ये सारे के सारे केसेस जो रेट आपने देखे हैं वो तभी एप्लीकेबल होंगे जब आपके पास पैन होगा। अगर पैन नहीं प्रोवाइडेड किया गया तो 20% की रिडक्शन हो जाएगी। सेक्शन 206AA के अंदर टीडीएस
जैसा कि मैंने आपको बताया, हर महीने की टीडीएस की डिडक्शन होती है और वो नेक्स्ट मंथ 7 तारीख तक जमा करवाना होता है। अगर मैं जब बात करूँ फरवरी महीने की, अब फरवरी चल रहा है, जो भी टीडीएस आपका फरवरी में काटा जाएगा वो 7 मार्च तक डिपॉजिट हो जाना चाहिए। वहीं पर क्वार्टरली टीडीएस की रिटर्न भी सबमिट की जाती है जिस भी पर्सन के द्वारा आपका टीडीएस काटा जाता है, ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल सके। तो ये थे साथियों टीडीएस के रेट चार्ट। आप भी इन चीज़ों को ध्यान में रखिए और इसके अकॉर्डिंग कंप्लाइंट करें। थैंक यू वेरी मच।